हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेबी पेपर 2 में मॉड्यूल बी का चैप्टर 1 पार्ट 2 करेंगे, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर्स एंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप डिस्क्लेमर देख लीजिए। अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो हम लोग पिछली बार पार्टनरशिप फर्म से डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग शुरू करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है, उसको मैनेजर या कर्ता बोला जाता है। वही सारी चीज़ें प्रॉपर्टी जो फैमिली की होती हैं, जो एसेट्स होते हैं, जो ट्रस्ट उनके फैमिली के, उनको मैनेज करते हैं। यदि मान लीजिए जो डेथ हो जाती है कर्ता की, तो जो मेल को पार्टनर होगा वो कर्ता मान लिया जाएगा, मेल को पार्टनर। और यदि मान लीजिए कोई भी फैमिली का मेल मेंबर नहीं बचा है, सिर्फ जो भी बचे वो सिर्फ माइनर है, तो उस केस में हिंदू फीमेल मेंबर है वो भी कर्ता या मैनेजर अपॉइंट हो सकती हैं। जो कर्ता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जो को पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जितना उनका शेयर होता है सिर्फ उतने तक ही सीमित होती है। जो अगर कोई नया अकाउंट खोलना है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, तो उसमें सारे साइन सबके होंगे, सारे मेंबर्स के, लेकिन अथॉरिटी कर्ता के पास होगी, ये कहा गया। तो एडल्ट में सारे एडल्ट मेंबर ज्वाइन करेंगे जॉइंटली, लेकिन बोरेंस के लायबल कौन होगा? लायबल होगा आपका कर्ता, ठीक है जी। क्योंकि उसके मतलब लाइबल नहीं, सॉरी, ट्रांजैक्शंस के लाइबल वो होगा, बाकी लोन के सब लोग लाइबल होंगे अगर लोन होता है तो, ठीक है। कंपनीज के लिए कहा गया है जो शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी होती है कंपनी में, उनकी किस तरह से होती है। देखिए, एक तो कंपनी का जितनी शेयर वैल्यू है उतना उसकी लाइबिलिटी है, ठीक है। मान लीजिए कंपनी का, मान लीजिए आपका 10% का शेयर, तो आपकी लाइबिलिटी 10% है। पार्टनरशिप फर्म की तरह नहीं है कि आपकी पार्टनरशिप कितनी है, लाइबिलिटी पूरी, ऐसा नहीं है। टाइप ऑफ लाइबिलिटी के हिसाब से टाइप्स को बताया गया। एक है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से कहा गया है, प्रकार बताया गया, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। और टाइप एज पर कंट्रोल, प्लेस और फॉरेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। इस हिसाब से मतलब 3 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं कंपनी के प्रकार। पहला है लिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, ये 3 तरह की कंपनी हो गई। फिर प्राइवेट, पब्लिक और 1% कंपनी हो गई। फिर फॉरेन, होल्डिंग, सब्सिडरी, ये 3 तरह की कंपनी हो गई। इस तरह से बताया गया। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो ये आपके कंपनीज हैं वो गवर्न करी जाती हैं। तो कंपनी जो भी है वो लॉफुल पर्पस से हो सकती है, इसमें 7 या 7 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, और जो पब्लिक कंपनी उसमें, और जो प्राइवेट कंपनी उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, और 1% कंपनी में 1 व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। ये बताया गया है। प्राइवेट, पब्लिक और 1% तीनों बताया गया, ठीक है। इनके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सब रजिस्टर किया जाता है रजिस्टर ऑफ कंपनी में, और उसके बाद इसको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त होता है। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कर दिएगा वीडियो पे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए कहा गया है कुछ ऐसे जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो कॉर्पोरेशन बनते हैं उनको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, उस तरह से, ठीक है। ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कहा गया है कि यदि जो सोसाइटीज वगैरह लेंड कर रही हैं, मतलब बैंकर के थ्रू या फिर बैंक, तो अगर बैंक किसी सोसाइटी को लेंड कर रहा है तो उसको उस सोसाइटी के बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस जो भी एप्लीकेबल हैं उन सबको देख लेना चाहिए। जो ट्रस्ट है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के द्वारा गवर्न होते हैं। ट्रस्ट का अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रस्ट डीड चाहिए, पैन नंबर या फॉर्म 60 चाहिए। डॉक्यूमेंट जो भी होंगे बेनिफिशियल ओनर के, मैनेजर के, ऑफिसर, एम्प्लॉय के, वो चाहिए हैं। और अटॉर्नी का वो चाहिए, जो भी अगर मान लीजिए उनके बिहाफ पे कोई अटॉर्नी है, पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह ट्रस्ट के बिहाफ पे, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कहा गया कि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंतर्गत गठित होती है। एलएलपी में क्या कहा गया है कि एलएलपी के पास एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, जिनमें से कम एक पार्टनर इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। एलएलपी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसमें लायबिलिटी ऑफ जो पार्टनर्स होती है वो उनके कंट्रीब्यूशन तक सीमित होती है, उससे ऊपर नहीं हो सकती। स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख से ज़्यादा ना हो, और जो टर्नओवर है पिछले साल का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का, वो 40 लाख से ऊपर ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, देखिए टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी बताया गया। पहला तो बताया गया वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब होता है जो डे टू डे बेसिस पे जो मनी रिक्वायरमेंट होगी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंटरप्राइज को चलाने के लिए, उसके लिए कहा गया है। वर्किंग कैपिटल के 2 तरह होते हैं, आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अगर किसी भी फर्म के रेशियो में करंट एसेट्स और टोटल एसेट्स में वृद्धि होती है तो उसके प्रॉफिट में डिक्लाइन होगा, ये बताया गया, ठीक है। एंड इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू टोटल करंट एसेट्स अपॉन टोटल एसेट्स, अगर उस रेशियो में वृद्धि होती है तो उसके से मतलब यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, मतलब करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं और करंट लायबिलिटीज कम हो रही है, इसका मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, ये बताया गया। टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन में क्या अंतर होता है? जो टर्म लोन होते हैं वो बेसिकली एक प्री डिटरमाइंड पीरियड के लिए फिक्स किए जाते हैं और रेगुलर इंटरवल पे उसका पेमेंट होता है। जो वर्किंग कैपिटल लोन होते हैं वो बेसिकली उनका क्या काम होता है? वो रूटीन बिजनेस ऑपरेशंस के लिए होते हैं, और जो कार्य करने में डे टू डे रॉ मटेरियल वगैरह में जो पैसा कम पड़ रहा है उसको फुलफिल करते हैं। टर्म लोन जो होते हैं वो शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। वर्किंग कैपिटल जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन होते हैं, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली बेसिस पे चलते रहते हैं। रिपेमेंट ऑफ लोन, टर्म लोन जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में होता है। जो वर्किंग कैपिटल का लोन होता है वो
लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में होता है, मतलब 6 महीने में, साल भर में, या फिर ब्याज के थ्रू, ठीक है, या रिन्यूअल करा के। अमाउंट ऑफ लोन जो होता है बेसिकली वो टर्म लोन में वो कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस में होता है, मतलब जो आपकी जो भी कस्टमाइज हो एज पर रिक्वायरमेंट, और साथ ही साथ जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए, और जो वर्किंग कैपिटल वाला लोन रहता है वो प्लांट मशीनरी एक्सपेंशन, परचेज ऑफ एक्सपेंसेस, इन सब हाई कॉस्ट चीज़ों को कवर अप करता है। कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट के लिए क्या बताया गया है, जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी है वो बेसिकली मोड ऑफ लेंडिंग, मतलब वर्किंग कैपिटल की तरह काम करती है एक तरह से। तो मतलब क्या, जो भी आप मान लीजिए आपने 2 लाख की बनवा ली, क्या एक सीसी लिमिट बनवा ली कैश क्रेडिट लिमिट वाली, अब उसके बाद आप काम कर रहे हो तो आपका पैसा आ रहा है जा रहा है, तो आपने कभी माल दिया तो उसमें पेमेंट में टाइम लग गया, तो वो आप रॉ मटेरियल के लिए बैठ तो नहीं रहोगे, तो आपने क्या अपनी ओवरड्राफ्ट से आपने पैसा निकाल लिया, सीसी लिमिट से पैसा निकाल लिया और नया रॉ मटेरियल लिया और नया काम शुरू कर दिया। इन द मीन टाइम पुराना जो आपने माल बेचा तो उसका पैसा आ गया, तो इस तरह से वो काम चलता रहता है। ओवरड्राफ्ट जो अकाउंट होता है उसका बेसिकली उसका जो मोड होता है वो बैंक फाइनेंस, वो वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है, कि जो बीच बीच में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको फुलफिल करने के लिए किया जाता है। इंटरेस्ट इस पर चार्ज होता है जो एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ होता है उसके ऊपर। मान लीजिए 10 लाख की लिमिट है किसी की और वो उसमें से 2 ही लाख निकाला, 8 लाख रुपये नहीं यूज लगेगा, तो जो आपका ब्याज है वो सिर्फ 2 ही लाख पर लगेगा, 8 लाख पूरे 10 लाख पर नहीं लगेगा। बैंक जो है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को कभी भी बिना नोटिस के टर्मिनेट नहीं करेंगे, पहले नोटिस देंगे उसके बाद ही उसको बंद करेंगे। बिल फाइनेंस का मतलब आप सबको पता, आप लोग बहुत पहले भी इस चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब क्या, रिसीवेबल जो भी इनवॉइस है उसको समझ लो फाइनेंस कर देना, उसको क्या बोल देंगे, बिल फाइनेंस बोल देंगे। भाई किसी ने कोई सामान बेचा, उसको बिल मिल गया है लेकिन पेमेंट उसने कहा 60 दिन बाद देंगे, अभी टाइम साइकिल अभी चल रहा है उसका, तो उस केस में क्या है, या अभी माल बिका नहीं तब बिकेगा तब देंगे, तो उस बीच में वो जाकर के 100 रुपये का बिल था, 95 रुपये जाकर के उसने बैंक से ले लिया, 5 रुपये कमीशन दे दिया बैंक को, या चार्ज दे दिया, फीस दे दी, इंटरेस्ट दे दिया, जो भी समझ लीजिए, तो कुल मिला के उसको क्या बोलते हैं, बिल फाइनेंसिंग बोलते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू क्या होता है, उसके थ्रू भी जो क्या होता है, थर्ड पर्सन जो होता है कस्टमर बोरोवर को, उसको पैसा प्राप्त हो जाता है। बिल डिस्काउंटिंग वही चीज़ है, जो यूसेंस बिल जो भी होते हैं वो अगर बोरोवर के नाम पर है, मतलब तो वो क्या करेगा, वो जाकर के वहाँ से बैंक से जाकर के पैसा उठा लेगा और उसमें चार्जेस वगैरह जो है वो कम हो जाएंगे। बिल परचेज का मतलब क्या है, जो डिमांड बिल होते हैं जो कि द्वारा ड्रॉ किए जा रहे हैं बायर से, वो बैंक द्वारा परचेज कर लिए जाते हैं और बैंक बाद में उनको बोरोवर से प्राप्त कर लेता है उस पैसे, और जो अगर जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो दे देता है किसको, सेलर को। एडवांस अगेंस्ट बिल्स फॉर कलेक्शन, अगर कोई भी ऐसा मतलब फाइनेंस जो है वो एक्सटेंड करने के बजाय हर एक इंडिविजुअल बिल सेपरेटली अगर डील हो रहा है तो कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो उन बिल्स के अगेंस्ट भी एक्सटेंड करी जा सकती है। मतलब क्या है कि सपोज कोई आदमी है वो बार बार सामान ले रहा है, कि एक बार उसने 1 लाख रुपये का सामान बेचा, फिर 2 लाख का बेचा, फिर 50,000 का बेचा, फिर 10 लाख का बेचा, इस तरह से, तो हर एक इंडिविजुअल बिल के अगेंस्ट वो अलग अलग लोन भी ले सकता है। दूसरा तरीका ये भी है कि मान ली उसने एक बार लिमिट बनवा ली कि भाई मेरे टोटल 20 लाख का आप बिल मान लो और उस हिसाब से मुझे लिमिट बना दो, और हम आपको 20 लाख के बराबर के बिल हमेशा एज अ सिक्योरिटी देते रहेंगे, ठीक है, ये मतलब है इसका। तो बिल जो अभी उसको प्राप्त नहीं हुए हैं और जब प्राप्त हो जाएंगे तो आपकी लिमिट से हट जाएंगे, अगला बिल प्रदान कर देंगे आपको। ये मतलब एक कस्टमर ने बैंक से कह दिया, अब वो कस्टमर जैसे सामान बेच रहा है, जैसे उसको बिल प्राप्त हो रहा है बिल जाके बैंक में एज सिक्योरिटी जमा कर रहा है और उसका जो एडवांस है वो उन्हीं बिल्स के अगेंस्ट चल रहा है, उसी हिसाब से उसकी ड्रॉइंग पावर भी डिसाइड हो रही है। ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस क्या है, ये रिसीवेबल फाइनेंस का उल्टा है। मतलब कि जैसे क्या होता है, जो सेलर है वो जाकर के अपना बिल देता है बैंक को और बैंक उसके बदले में उसको कुछ कम पैसा दे देता है चार्ज वगैरह काट करके। जो ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस है वो उल्टा है, उसमें क्या है, जो सेलर है उससे कोई मतलब नहीं रही है, जो बायर है वो बैंक के पास पहले जा रहा है कि भाई हम उधार पर सामान ले रहे हैं, आप पैसा दे दो, तो बैंक क्या है, पहले बायर को सेलर को पेमेंट किए दे रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ बायर। तो ये उल्टा तरीका है, बस इसमें क्या है, जो बायर है वो जाकर के अरेंजमेंट कर रहा है पैसा का है, समझ लो। बिल को एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है, ये एक नॉन फंड फैसिलिटी है। इसमें क्या होता है, बैंकर जो है वो बिल के लिए अपनी को एक्सेप्टेंस दे देता है बोरोवर को, ठीक है, कि हम भी इसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इससे क्या होता है, जो क्रेडिट सेल्स होती है वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। टर्म डिमांड लोन्स के लिए क्या कहा गया है, टर्म डिमांड का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड्स जो होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए टर्म और डिमांड लोन्स रहते हैं। टर्म लोन्स जो होते हैं बेसिकली वो लमसम अमाउंट में ग्रांट किए जाते हैं और वो पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में पे आउट किए जाते हैं। डिमांड लोन्स जो होते हैं वो रिपेबल ऑन डिमांड हो, जब उनकी डिमांड की जाएगी और या उनका जो रिपेमेंट शेड्यूल बैंक द्वारा फिक्स किया जाएगा उस हिसाब से पे आउट किए जाएंगे, ठीक है। टर्म लोन जो है बेसिकली वो शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन में क्लासीफाई होते हैं। जो लिमिटेशन पीरियड होता है किसी भी सूट को फाइल करने का वो 3 साल होता है, जब इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट होगी उसके बाद। ज़्यादातर प्रैक्टिस ये है कि जब पूरा इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट हो, पूरे लोन का पीरियड खत्म हो जाए, उसके बाद सूट फाइल किया जाता है, जिससे कि पूरे अमाउंट का सूट फाइल हो जाए जितना टोटल बकाया, ना कि इससे अगर मान लीजिए आपने पहला इंस्टॉलमेंट बकाया हो और आपने कर दिया तो आप कितना करोगे, सिर्फ 1 या 2 इंस्टॉलमेंट या 3 या 10 इंस्टॉलमेंट का ही तो कर पाओगे, लेकिन अगर पूरा लोन खत्म हो चुका होगा, टेन्योर खत्म हो चुका हो, तो आप कंप्लीट अमाउंट के लिए सूट फाइल कर सकते हो। डिमांड लोन के केस में कहा गया कि 3 साल के अंदर जब भी डिफॉल्ट होगा पैसा, उसके बाद 3 साल के अंदर आपको डिमांड लोन संबंधित सूट फाइल कर देना। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द चैप्टर। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।